हेलो एवरीवन, मैं एकता सिंह अपने यूट्यूब चैनल कमलापति बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में 5th चैप्टर के पार्ट 4 में डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ाया था और आज के पार्ट 5 वीडियो में मैं सभी को जेनेटिक्स में यूज़ होने वाले सिंबल्स यानी कि चिन्ह, ठीक है, और शब्दों के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है, जो कि एक मेन टर्म्स जो यूज़ होते हैं ऐसे शब्द है ना, तो नहीं पता होता कि वो क्या हैं, तो उनके बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वो भी नोट्स के साथ में, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और यूज़फुल हैं। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे एक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो सके। और अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको इंट्रो में बताया कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आनुवंशिकी के अध्ययन में प्रयुक्त होने वाले प्रतीक यानी सिंबल्स, जिन्हें हम चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है, और शब्दावलियाँ कुछ उनकी यानी कि वोकेबुलरी। तो प्रतीक के बारे में बात करते हैं कि प्रतीक है क्या, ठीक है। किसी लक्षण कारकों यानी फैक्टर्स को निरूपित करने के लिए मेंडल ने अंग्रेजी वर्णमाला के लक्षणों का प्रयोग किया, ठीक है। उन्होंने प्रभावी कारकों जो कि डोमिनेंस फैक्टर्स हैं उनके लिए एक बड़े आकार के अक्षर जैसे कि कैपिटल ए तथा अप्रभावी कारकों यानी जो रिसेसिव फैक्टर्स हैं उनके लिए छोटे अक्षर जैसे कि स्मॉल ए का प्रयोग किया, ठीक है। कहने का मतलब इस पॉइंट का ये है कि सिंबल्स में क्या यूज़ किया है मेंडल ने, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को, ठीक है, कि जो प्रभावी लक्षण है, ठीक है, उसका जो इंग्लिश में मीनिंग है ना, तो उस मीनिंग का जो पहला अक्षर है उसका प्रभावी लक्षण के लिए उसी अक्षर को कैपिटल लेटर में यूज़ किया है, और उसी के अप्रभावी लक्षण के लिए यानी कि रेसेसिव फैक्टर के लिए उन्होंने उसी का स्मॉल लेटर यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई जीव प्रत्येक लक्षण के लिए जनकों से यानी अपने पेरेंट्स से कारकों की समान मात्रा को प्राप्त करता है, ठीक है। कोई भी जीव प्रत्येक लक्षण के लिए, इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जीव जो पूरा है वो पूरा एक संतान है, ठीक है। तो एक जो प्रोसेस आती है ना ऊपर से कि जो कि मेल पार्ट होता है और जो फीमेल पार्ट होता है, फिर उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर उनके गैमेट्स बनते हैं। तो गैमेट्स में तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद तो संख्या आधी रह जाती है, लेकिन जब गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, जब युग्मनज बनता है, तो उस युग्मनज में यानी उस जाइगोट में संख्या पूरी की पूरी जाती है क्रोमोसोम्स की, ठीक है। क्रोमोसोम्स की भी संख्या पूरी जाती है और जीन्स भी पूरे ही वैसे ही जाते हैं, ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि कोई जीव प्रत्येक लक्षण के लिए जनकों से कारकों की समान मात्रा को प्राप्त करता है। इसलिए उपरोक्त उदाहरण कौन सा हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला, ठीक है। उसमें जिस तरीके से एक एक करके पूरे क्रॉस समझाए थे, F1 जनरेशन का, F2 जनरेशन का, ठीक है, उसी की यहाँ बात हो रही है। उपरोक्त उदाहरण में शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के लिए कैपिटल टी व स्मॉल टी का प्रयोग किया, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि लंबाई में ही हमने ले लिया लेंथ में, तो लेंथ में दो क्वालिटी हो गई, एक टॉल यानी कि लंबा और एक ड्वार्फ यानी बौना। तो ड्वार्फ का डी उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने उसमें क्या लिया, जो टॉल है, जो ये एक प्रभावी लक्षण है, ठीक है। इसके जो इंग्लिश में जो वर्ड है टॉल, TALL टॉल, ठीक है, तो इसका पहला अक्षर टी लिया, ठीक है। तो इसका जो प्रभावी लक्षण है उसके लिए कैपिटल टी रखा, और जो अप्रभावी लक्षण है यानी ड्वार्फ वाला उसके लिए स्मॉल टी रखा। यानी कि इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो लक्षण बड़ा है, ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके लिए बड़ा अक्षर, और जो लक्षण थोड़ा कम अपना
असर डाल पाता है, अपना प्रभाव डाल पाता है, जिसे अप्रभावी कहते हैं, उसके लिए छोटा अक्षर यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। निषेचन से पहले अर्धसूत्री विभाजन में प्रत्येक कारकों की दोनों मात्राएं एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं और इस प्रकार प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही मात्रा में रह जाएगी। अतः लंबे पौधे के युग्मकों को कैपिटल टी से तथा बौने पौधे के युग्मकों को स्मॉल टी से निरूपित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन दोनों युग्मकों के संलयन से यानी फ्यूजन से ही F1 जनरेशन उत्पन्न होती है, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। इसमें जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधे जो कि मतलब संकर पौधे हैं, हाइब्रिड प्लांट्स हैं, ठीक है, इनमें दोनों ही फैक्टर हैं। लंबे पौधे का कैपिटल टी जो है वो लंबे पौधे का फैक्टर है, जो स्मॉल टी है वो बौने पौधे का फैक्टर है। तो दोनों ही फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, क्योंकि कैपिटल टी अपना प्रभाव दिखाता है और ये सभी पौधे लंबे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, शब्दावलियाँ, वोकेब्युलरी क्या है उस पर। तो वोकेब्युलरी में मतलब ये यहाँ पे बताया गया है कि जो शब्द मेन जो जेनेटिक्स में, जो आनुवंशिकी में मेंडल ने प्रयोग किए या आगे जो जिन भी वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग किए गए हैं या जिन शब्दों की खोजें हुई हैं, वो शब्द हैं क्या, उन सभी की परिभाषाएं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक तो ऊपर हमने बात कर ली सिम्बल्स जो कि यूज़ हुए हैं। ठीक है, और आगे जो भी सिंबल्स यूज़ होंगे वो किस तरीके से होंगे वो हमको ऊपर वाले पॉइंट्स पढ़ने से मेथड समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। तो वोकैब्युलरी में सबसे पहला आता है जीन। जीन क्या है? ठीक है, किसी एक जीव के किसी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले मेंडेलियन फैक्टर्स को जीन कहा जाता है। मेंडेलियन फैक्टर्स का मतलब ये है कि मेंडल ने जब क्रॉस करवाया था तो उस टाइम उन्होंने ये सोचा था कि कोई तो ऐसा, मतलब उनके टाइम में क्या था ना कि जीन की खोज नहीं हुई थी, तो उन्हें नहीं पता था कि इन्हें जीन भी क्या कहते हैं। तो उन्होंने ये उस टाइम में मतलब सोचा था, ये अपना दिमाग लगाया था कि कोई तो फैक्टर ऐसा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, तभी वो वाले लक्षण उसमें दिखाई देते हैं आने वाली पीढ़ी में भी। ठीक है, तो उन्होंने जीन को एक कारक माना था। तो कारक माना था इसीलिए मेंडेलियन कारक उसे कहा गया उस टाइम। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब किसी एक जीव के किसी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले मेंडेलियन फैक्टर्स को जीन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जीन आनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट है। ये आपको रटना पड़ेगा, पॉइंट याद करना पड़ेगा अच्छे से कि जीन क्या है, आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है। जीन डीएनए की इकाई है, क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, ज़्यादातर डीएनए ही होता है। तो डीएनए की इकाई है जो किसी जीव में लक्षणों की वंशागति एवं प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, जीन की स्थिति, जीन लोकस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अब जीन लोकस क्या है? गुणसूत्र पर वह विशिष्ट स्थान, विशिष्ट स्थान यानी कोई स्पेशल प्लेस, विशिष्ट स्थान जो किसी एकल जीन यानी सिंगल जीन को प्रदर्शित करता है। गुणसूत्र पर वह विशिष्ट स्थान जो कि किसी एकल जीन को प्रदर्शित करता है, वह जीन की स्थिति या जीन लोकस कहलाता है। फिर है नेक्स्ट युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ। ठीक है, एलील्स और एलिलोमॉर्फ। एलील्स क्या होते हैं? किसी लक्षण के वैकल्पिक रूपों को व्यक्त करने वाले कारकों को एक दूसरे का एलील कहते हैं। कहने का मतलब ये, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, एग्जांपल के थ्रू ही मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ कि जैसे मान लीजिए लंबाई का ही लक्षण हमने लिया। ठीक है, तो उसमें क्या है, दो क्वालिटीज़ हैं, एक टॉल और एक ड्वार्फ। ठीक है, तो जो ये ड्वार्फ का है उसके बाद जो ये टॉल वाला है, इसमें आप देख सकते हैं टॉल का जो हमने सिंबल लिया था कैपिटल टी और ड्वार्फ का हमने सिंबल माना था, हमने नहीं मतलब मेंडल ने माना था तो हमने भी मान लिया। ठीक है, स्मॉल टी। अब
ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि जो लंबा पौधा और जो बौना पौधा है, ये एक दूसरे के एलील्स हैं। ठीक है, कि ये भी कह सकते हैं कि मतलब जो दो अपोजिट कैरेक्टर वाले हैं, जो कि मतलब मेल पार्ट हो गया, फीमेल पार्ट हो गया, ठीक है, फिर उनमें जो मतलब आगे का पूरा प्रोसेस होता है, मतलब युग्मक बनता है, फिर फ्यूज़न होता है, फिर युग्मनज बनता है, वगैरह वगैरह, जैसा कि अभी तक ऊपर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो वो जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट हुए, वो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक दूसरे के एलील्स कहलाते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बेटसन व सैंडर्स नामक वैज्ञानिकों ने सबसे पहले एलील शब्द का प्रयोग किया। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी पूछा जाता है आनुवांशिकी में से कि एलील शब्द का सबसे पहले प्रयोग किन वैज्ञानिकों ने किया था। तो कौन कौन से हैं? बेटसन व सैंडर्स। ठीक है, एग्जाम्पल, लंबेपन तथा बौनेपन को व्यक्त करने वाले कारक कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो रही, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था ना कि मेल पार्ट फीमेल पार्ट जो होंगे वो एक दूसरे के एलील होंगे, वो एलील तो है। रीज़न यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो मेल पार्ट को डिनोट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, वो कारक या जीन, ठीक है, और जो फीमेल पार्ट को प्रदर्शित कर रहा है वो कारक या जीन, वो एक दूसरे के एलील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, शुद्ध बौने यानी स्मॉल टी वाले तथा शुद्ध लंबे यानी कैपिटल टी वाले, इन दोनों में एलील समान होते हैं। एलील समान होने का मतलब है कि दोनों में ही बौने पौधे और लंबे पौधे का फैक्टर नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ नहीं है ना, क्योंकि जहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ होंगे वो तो संकर पौधे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ शुद्ध बौने पौधे और शुद्ध लंबे पौधे की बात हो रही है, तो स्मॉल टी और कैपिटल टी की बात हो रही है। तो स्मॉल टी और कैपिटल टी ही एक दूसरे के एलील हैं और इनके एलील समान है। समान कहने का मतलब दोनों में ही मात्राएं समान हैं, किंतु मात्राएं भी समान है और मतलब शुद्ध हैं दोनों जेनेटिकली। ठीक है, किंतु संकर लंबे पौधे में दोनों एलील असमान होते हैं। इसके लिए क्योंकि इसमें फैक्टर अगर आप देखें कौन सा है, तो एक लंबे पौधे का फैक्टर है और एक बौने पौधे का फैक्टर है, इसके लिए इसके एलील दोनों असमान है। लेकिन अगर शुद्ध बौने में देखा जाए और शुद्ध लंबे में देखा जाए तो उसमें दोनों ही जो कारक हैं, शुद्ध बौने में भी दोनों शुद्ध बौने के ही कारक हैं स्मॉल टी, और शुद्ध लंबे में दोनों शुद्ध लंबे के ही कारक हैं कैपिटल टी, इसलिए ये समान है और ये असमान है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, मेंडेलियन थ्योरीज के अनुसार यानी कि मेंडल के सिद्धांतों के अनुसार किसी भी लक्षण के दोनों एलील या एलीलोमॉर्फ समजात गुणसूत्रों यानी होमोजाइगस क्रोमोसोम्स पर संगत स्थितियों यानी करस्पॉन्डिंग लोकाई पर स्थित होते हैं। इस पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, खासकर नीट में। नीट में ये क्वेश्चन आता है जो मैंने यहाँ पर देखिए मेंशन कर रखा है, एक ही जीन के दो एलील कहाँ स्थित होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं, उसमें आप ऑप्शन पर टिक करेंगे ऑन करिस्पॉन्डिंग लोकाई, हिंदी में संगत स्थितियों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेंडल के उदाहरण के अनुसार कैपिटल टी स्मॉल टी में से कैपिटल टी एक क्रोमोसोम तथा स्मॉल टी दूसरे क्रोमोसोम पर स्थित होता है। इन दोनों में से प्रत्येक को एक दूसरे का एलील समझा जाता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। इस प्रकार एक ही लक्षण के दो विकल्पियों को दर्शाने तथा होमोलोगस क्रोमोसोम के संगत स्थितियों पर स्थित कारकों को एक दूसरे का एलीलोमॉर्फ कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, समयुग्मजी। अब कुछ शब्द ये भी हम यूज़ करते हैं, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, है ना, यानी कि होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये क्या होते हैं अब इनके भी बारे में समझ लेते हैं। इनके बारे में समझने से पहले दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है जो मैंने यहाँ पर रेड पेन से हाईलाइट किया हुआ है। जैसे कि पहला, दैहिक कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर याद करने वाला पॉइंट ये है कि दैहिक कोशिका द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या इक्वल होती है, बराबर होती है या समान होती है कह सकते हैं, और इसे हम ब्रैकेट में 2 और स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है इसी में युग्मक कोशिका, जिसे हम गैमेट सेल कहते हैं, और ये अगुणित होता है यानी हैप्लॉइड होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है, ठीक है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक दैहिक कोशिका में एक जीन की 2 प्रतियां उपस्थित होती हैं। क्योंकि इसमें एक जीन की 2 प्रतियां उपस्थित होने का मतलब ये गुणसूत्र की संख्या समान है, ठीक है। प्रत्येक युग्मक कोशिका में एक ही जीन की एक ही प्रति होती है, जबकि जो युग्मक कोशिका है उसमें एक ही प्रति होती है एक जीन की, यानी कि उसमें सिंगल ही मतलब गुणसूत्र पाए जाते हैं आधी संख्या में, कहने का मतलब। देखिए इसमें लिखा है अर्थात इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी ही उपस्थित रहती है। यदि किसी जीव में जीन्स की दोनों प्रतियां एक समान अर्थात उससे संबंधित दोनों एलील एक समान हो तो ऐसे जीव को समयुग्मजी कहते हैं, ठीक है। किसको समयुग्मजी कहते हैं? जिस जीव में जीन्स की दोनों प्रतियां एक समान हो और उनसे संबंधित दोनों एलील भी एक समान हो। एलील यानी क्या हो गया कि उनको प्रदर्शित करने वाले कारक जो दोनों ऊपर अभी मैंने डिस्कस किया था वो एलील एक समान हो, तो ऐसे जीवों को समयुग्मजी कहते हैं तथा इस अवस्था को समयुग्मजता यानी होमोजाइगोसिटी कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, जब दोनों एलील असमान हों तो ऐसे जीव को विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस कहते हैं, ठीक है। यानी कि होता क्या है कि अगर जीन्स भी समान है, ठीक है, लेकिन उनके क्या बोलते हैं एलील समान नहीं है, और अगर एलील तभी समान नहीं होंगे जब उनके जीन समान ना हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम विषम युग्मजता कहते हैं। और ऐसे एलील्स को हम, ऐसे जीवों को हम जिनके एलील्स असमान हो विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस कहते हैं, ठीक है। और इसमें प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों लक्षण उपस्थित रहते हैं, ठीक है। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ उपस्थित हो तो उसमें प्रभावी लक्षण का भी फैक्टर उपस्थित है और जो अप्रभावी लक्षण है उसका भी फैक्टर उपस्थित है। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट के लिए कैपिटल टी या स्मॉल टी का होना समयुग्मजता है तथा कैपिटल टी स्मॉल टी का होना विषम युग्मजता है, क्योंकि इनके एलील दोनों समान नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है प्रभावी तथा अप्रभावी, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। जब एक ही लक्षण के 2 विपर्यासी लक्षणों के एलील एक साथ हों तो उनमें से एक अपने लक्षण को प्रदर्शित कर पाता है और दूसरा छिपा रह जाता है, और जो जीन अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है उसे प्रभावी जीन, डोमिनेंस जीन, तथा जिस जीन का लक्षण छिपा रह जाता है उसे अप्रभावी जीन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रभावी और अप्रभावी लक्षण हम समझ सकते हैं कि वे लक्षण जो अपना इफ़ेक्ट ज़्यादा डालते हैं, जो मतलब ज़्यादा असरदार होते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं, और जिनका इफ़ेक्ट जनरेशन में कम दिखता है वो अप्रभावी लक्षण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन शब्द जो यूज़ किया जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? जब आनुवांशिक रूप से भिन्न किंतु शुद्ध लक्षणों में क्रॉस कराया जाता है। आनुवांशिक रूप से भिन्न, किंतु भिन्न यानी अलग, किंतु शुद्ध लक्षणों में क्रॉस कराया जाता है, तब उनसे उत्पन्न प्रथम संतानीय पीढ़ी को, ठीक है, F1 जनरेशन के सदस्य कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब फर्स्ट टाइम क्रॉस करवाया जाता है पी प्लांट में, जब कैपिटल टी जो कि शुद्ध लंबा पौधा है, ठीक है, और दूसरा जो लक्षण हो गया स्मॉल टी जो कि शुद्ध बौना पौधा था, ठीक है। तो जब इनके गैमेट्स को लेकर के फ्यूज़न करा के फिर जो मतलब क्रॉस करवाया गया, ठीक है,
उस क्रॉस के बाद जो संतानीय पीढ़ी उत्पन्न हुई पौधों की उसे F1 जनरेशन कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है F1 व F2 जनरेशन शब्द का प्रयोग बेटसन और सैंडर्स ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। शुद्ध वंशक्रम क्या है? जब समयुग्मजी जीव में स्वपरागण या स्वनिषेचन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन से उत्पन्न संतानों को शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि शुद्ध गैमेट्स वाले पौधों से जब उनका क्रॉस कराया जाएगा तो उनकी संतानी पीढ़ी भी एकदम शुद्ध ही होगी। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया, शुद्ध लंबा पौधा और इधर शुद्ध लंबा पौधा। ठीक है, जब उसका आपस में सेल्फ पॉलिनेशन हम होने देंगे तो हर बार समयुग्मजी ही संतान उत्पन्न होगी और वो भी शुद्ध होगी। आगे बढ़ते हैं। समयुग्मजी व्यक्तिगत यानी होमोजाइगस इंडिविजुअल्स में सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन से उत्पन्न संततियाँ शुद्ध वंशक्रम कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक समयुग्मज यानी कैपिटल ए और कैपिटल बी पेरेंट की संतानों की जीनी संरचना जनकों के समान होगी, क्योंकि शुद्ध वंशक्रम से कभी भी संकर पौधे हाइब्रिड प्लांट यानी उत्पन्न नहीं होंगे। ठीक है, वही जब हम हर बार कैपिटल टी का क्रॉस हम कैपिटल टी से ही करेंगे तो आने वाली संतान में भी तो सारी कैपिटल टी की ही होंगी ना। उसमें बौने पौधे थोड़ी ना हो जाएंगे, उसमें सारे के सारे लंबे पौधे होंगे, वो भी सबके जीन समान होंगे, सारे के सारे समयुग्मजी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस। संकरण को इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं और क्रॉस भी कहते हैं। एक ही जाति के दो फीमेल को या दो भिन्न जाति के मेल व फीमेल को लैंगिक रूप से मिलाने की क्रिया ही संकरण कहलाती है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। जब एक ही जाति के दो भिन्न लक्षणों वाले मेल व फीमेल को या दो भिन्न जाति के भिन्न यानी अलग अलग मेल व फीमेल को लैंगिक रूप से मिलाने की क्रिया को संकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संकर क्या है, यानी हाइब्रिड। जब आनुवांशिक रूप से दो भिन्न लक्षणों वाले मेल व फीमेल को आपस में मिलाते हैं तो उनसे उत्पन्न संतान ही संकर हाइब्रिड कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल F1 जनरेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। नंबर 11 आ जाता है लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अब लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप क्या है? जॉनसन नामक वैज्ञानिक, ठीक है, द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया गया। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप शब्दों का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो जॉनसन वैज्ञानिक ने किया। इनका पूरा नाम था विलियम एल जॉनसन। नेक्स्ट पॉइंट, किसी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले रूप को लक्षण प्रारूप कहते हैं। ठीक है, फिर जैसे कि जॉनसन ने आनुवांशिक विशेषकों से प्रदर्शित विशेषकों को अलग करने के लिए लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप की अवधारणा प्रस्तुत की। अब हम इनकी डिफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जीनोटाइप क्या है। जीन प्रारूप पेरेंट्स से वंशानुगत होने वाले जीन्स को प्रकट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में प्राप्त पौधों में शुद्ध लंबा, संकर लंबा व शुद्ध बौने पौधों का जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में प्राप्त पौधों का जीन अनुपात 1:2:1:1:2:1 होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मतलब तो ये होता है जीनोटिपिक। ठीक है, कि हम इसमें जीन्स देखते हैं ना कि दिखने वाला लक्षण नोटिस करते हैं। अब बात करते हैं फिनोटाइप की, कि फिनोटाइप क्या है। यह जीव लक्षणों जैसे रंग, रूप
आकार, लिंग व व्यवहार को प्रकट करता है, ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं। मगर जीन ऐसे तो नहीं हम देख सकते ना, बिना क्रॉस वगैरह कराए या बिना उसका डीएनए देखे, ठीक है। जीवों व वातावरण के पारस्परिक संबंधों द्वारा अभिव्यक्त बाह्य संरचना यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तथा क्रियात्मक लक्षणों को प्रदर्शित करता है। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्राप्त F2 जनरेशन में डोमिनेंस तथा रेसेसिव गुणों में डोमिनेंस गुणों वाले लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 था, तथा डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का अनुपात 9:3:3:1 था, ठीक है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सारा कुछ बता चुकी हूँ। आप वहाँ से डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ सकते हैं, उसकी पिछली वीडियो से मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है जीनोम क्या है। युग्मकों यानी गैमेट्स में उपस्थित क्रोमोसोम्स की संख्या को प्रदर्शित करने वाले को जीनोम कहते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना है नहीं, तो आपको पढ़ करके भी ऐसे ही समझ में आ जाएगा। क्रोमोसोम्स के अगुणित सेट को जीनोम कहते हैं। इसकी इन दोनों तरीके से परिभाषा दी जा सकती है। जीनोम इज़ अ हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन के बाद जब युग्मकों में क्या होता है कि संख्या आधी रह जाती है क्रोमोसोम्स की, ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स की आधी संख्या को प्रदर्शित करता है उसे जीनोम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि अगुणित परागकण में गुणसूत्र 12 है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल में यदि अगुणित परागकण में गुणसूत्र 12 हैं, अगुणित यानी कि जिसमें संख्या आधी होती है, ऐसे पॉलन ग्रेन की बात हो रही है, तो पत्ती व तनों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, जबकि पत्ती व तनों में दैहिक कोशिका होती है, ठीक है। और दैहिक कोशिकाओं में अभी ऊपर जस्ट पढ़ा था कि दैहिक कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या समान होती है। तो अगर द्विगुणित है, द्विगुणित का मतलब डिप्लॉइड, यानी कि अगर हम 12 का 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको पूरी संख्या पता चल जाएगी। तो सेम मैंने यहाँ पर वही किया, तो यानी कि पत्ती व तनों में 24 संख्या है गुणसूत्रों की टोटल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका नीट वगैरह में भी काफ़ी पूछा जाता है। लास्ट आता है जीन पूल, ठीक है, कि जीन पूल क्या है। पॉपुलेशन यानी आबादी के सभी जीवों के सभी जीन प्रारूप मिलकर जीन पूल कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी आबादी है, ठीक है, उस आबादी के सभी जीवों में, ठीक है, उन जीवों के सभी जीन प्रारूप जो भी हैं उन सभी को मिला करके हम जीन पूल कहते हैं उसे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।